morning, all of you. Welcome to Gangotri Group of School. Today, I am going to start new chapter electrostatic. This is the first chapter of 12th. यहाँ आज से 12th का जो सिलेबस है वो स्टार्ट हो चुका है. इस पूरे सिलेबस में आप ये देखेंगे, अगर मैं जेईई नीट की बात करता हूँ तो जितना भी मैंने पीछे 11th में आपको फिजिक्स का सिलेबस पढ़ाया है, जितने भी चैप्टर में मैंने अलग अलग प्रिंसिपल्स आपको बताए हैं, उन सभी प्रिंसिपल्स को इन्वॉल्व करके यहाँ क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है. तो ये नहीं सोचना है कि अब 11th का काम खत्म हो चुका है, उसको उठा के अलग से रख दें, गाठिया खा ले उसमें, समझे? ऐसा आपको नहीं सोचना है, समझे? यहाँ 12th में जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे वो डेफिनेटली 11th के प्रिंसिपल्स को इन्वॉल्व करेंगे. तो आपको अपने नोट्स बड़े अच्छे से संभाल के रखने हैं, उनको ऐसे ही कहीं भी नहीं फेंकना है. क्लियर? आपको बीच बीच में जरूरत पड़ेगी कि ये वाला चैप्टर एसएचएम इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, एसएचएम में ये प्रिंसिपल क्या बताया था सर ने, तो आपको एसएचएम के रजिस्टर में जाके ये चीज देखनी पड़ेगी. तो प्लीज मैं आपको बोल रहा हूँ, ये 11th का जितना भी मटेरियल है, आपके जो भी नोट्स हैं, आपको उसको अच्छे से संभाल के रखें, उसको प्रॉपर एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रोटेशन में रिवाइज करते रहें. बहुत ज्यादा अच्छी हेल्प मिलेगी यदि आप पहले से ही रिवाइज करके रखोगे 11th के पूरे स्टफ को. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक बात और बताना चाहूंगा यहाँ स्टार्ट करने से पहले कि जो 12th है मेरी नजरों में, और आप भी शायद ये चीज फील करेंगे, वो आसान है. फिजिक्स के 12th का पोर्शन 11th से रिलेटिवली आसान है. यहाँ 12th में बहुत ज्यादा लॉजिकल चीजें नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है लॉजिकल चीजों पे. जैसे मैकेनिक्स की मैं बात करता हूँ, वहां बहुत टिपिकल क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है. यहाँ इतनी डेप्थ में क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया जा सकता, समझे? कुछ फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स पे रिलेटेड क्वेश्चन होता है. फैक्ट्स याद हैं तो आप क्वेश्चन में अच्छे से अप्रोच कर पाओगे, फैक्ट्स याद नहीं है तो नहीं कर पाओगे. क्लियर? ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा चीजें रिलेटेड है जैसे मैकेनिक्स में होता था. कंप्लीट मैकेनिक्स जो स्टार्टिंग के 7 से 8 चैप्टर हैं, उन पे एक क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है. क्लियर? बहुत अच्छी डेप्थ तक. यहाँ ऐसा नहीं है. तो ये आप ध्यान रखेंगे कि 12th रिलेटिवली आसान है, लेकिन इंटरकनेक्टेड है पूरा का पूरा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया. तो अगर आपने कोई भी चैप्टर बीच में छोड़ दिया या अच्छे से समझ में नहीं आया या बीच में छुट्टी ली आपने, तो उससे आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आ सकती है, समझे? ये आसान चीज भी आपको टिपिकल लग सकती है क्योंकि बड़े अच्छे से लिंक्ड है. स्टार्टिंग का चैप्टर जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसके बाद में इसी से रिलेट करके आपको ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा. ग्रेविटेशन मैंने पढ़ाया है आपको, बोर्ड तक के लेवल का ग्रेविटेशन में पढ़ा चुका हूं. लेकिन अगर जेईई नीट और उसके अच्छे क्वेश्चंस की बात किया जाए तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेट करके ही सॉल्व मैं करना सिखाता हूं. क्लियर? अब इसके बाद कैपेसिटर. कैपेसिटर भी बड़े अच्छे से लिंक्ड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ. क्लियर? इलेक्ट्रिसिटी बड़े अच्छे से लिंक्ड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ. फिर इलेक्ट्रिसिटी के साथ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, एमईसी, बड़े अच्छे से लिंक्ड होता है. तो कुछ भी अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो ये समझो कि चैन की एक कड़ी आपने निकाल दी, चैन टूट जाएगी. क्लियर? तो हर एक चैप्टर को बड़े अच्छे से समझ के चलना है. तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं. जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब इसके नाम से ही निकलता है. इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इलेक्ट्रो का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, यानी चार्जेस. ये किसको दर्शाना चाहता है? इलेक्ट्रो शब्द जो है वो किसको दर्शाना चाहता है? चार्जेस को. स्टैटिक मतलब स्टेशनरी, रुका हुआ. तो ये रुका हुआ, रेस्ट को प्रदर्शित करता है. मतलब रुके हुए चार्ज से रिलेटेड जितनी भी फिनोमिना है वो सब मैं यहां स्टडी करूंगा. रुके हुए चार्ज से रिलेटेड जितनी भी फिनोमिना एग्जिस्ट करती हैं, जो भी प्रॉपर्टी रुका हुआ चार्ज प्रदर्शित करता है, वो सारी प्रॉपर्टी यहां स्टडी की जाएगी. क्लियर? इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ये है. अब यहां एक बात याद रखेंगे, द स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्ज comes in this chapter.
यू मे से दिस, इस चैप्टर में ये स्टडी आती है। क्लियर? अब हम थोड़ा आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूं, समझे ना, पूरे 12th का एक ओवरव्यू दे देता हूं कि चार्ज जो भी है ये क्या होता है, चार्ज क्या होता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। पॉजिटिव नेगेटिव टाइप के दो चार्ज होते हैं यूनिवर्स में। सबसे छोटी इकाई, अगर मैं 12th लेवल पर ये क्वेश्चन बोलता हूं, जेई नीट के 12th लेवल पर ये मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं कि यूनिवर्स में सबसे छोटी इकाई जो होती है वो तीन होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मैंने बोला है 12th लेवल की मैं बात कर रहा हूं, ये नहीं बोलेगा सर क्वार्ट्स भी तो होते हैं, अलग स्टेट भी तो होती है, उसकी बातें नहीं करूंगा मैं भी। इसके अलावा भी छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, लेकिन वो अभी मैं बात नहीं करूंगा, मैं 12th लेवल पे बात करता हूँ। क्लियर? कि जो सबसे छोटी इकाई होती है एटम में वो होती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्लियर? इलेक्ट्रॉन एक फिक्स टाइप का बिहेवियर शो करता है, प्रोटॉन एक फिक्स टाइप का बिहेवियर शो करता है, न्यूट्रॉन एक फिक्स टाइप का बिहेवियर शो करता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा एक पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होता है, यानी एक अगर मैं कोई एक फिक्स वस्तु लेता हूं, देखो पॉजिटिव नेगेटिव तो मेरा तरीका है नाम देना, ये बोलना है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ये तो मैंने असाइन किया है उसको। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये मैंने असाइन किया है, मैंने बोला है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर? अदरवाइज अगर मैं सबसे पहले जिस बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे किसने किया था, ये अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इलेक्ट्रॉन को किसने खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो केमिस्ट्री में बताया जाता है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, और प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, शायद मेरे याद आ रहा है चीजें। तो इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन चैडविक, ये तीन साइंटिस्ट थे, इन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और इन्होंने फिर एक पार्टिकल, छोटा पार्टिकल जिसका बिहेवियर फिक्स था, वो क्या बिहेवियर था, वो थॉमसन ने देखा और उसने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन इसका नाम है और ये हमेशा निगेटिव चार्ज रखता है क्योंकि ये पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होता है। पॉजिटिव टर्मिनल कुछ भी होगा उसकी ओर, ये पॉजिटिव बॉडी कुछ भी होगी उसकी ओर ये अट्रैक्ट होता है। समझे ना, मतलब पॉजिटिव की ओर उसको जाना का बिहेवियर का नाम दिया गया कि वो निगेटिव की ओर जाना। क्लियर? इलेक्ट्रॉन का, सोचने दो, इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाना ये उसका बिहेवियर है। इस बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए थॉमसन ने बोला कि इस पर निगेटिव चार्ज है क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव की ओर जाएगा। आई बात समझ में? ऐसे ही प्रोटॉन, प्रोटॉन की बात करता हूं, उसने एक फिक्स बिहेवियर प्रदर्शित किया। क्लियर? तो उसके लिए उसने बोल दिया कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। न्यूट्रॉन कोई भी बिहेवियर शो नहीं करता है एक पर्टिकुलर फिनोमिना में, तो उसके लिए उसने बोल दिया कि इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो बिहेवियर को स्टडी करने के बाद एक पर्टिकुलर बिहेवियर को नाम दिया गया कि ये इस टाइप का बिहेवियर शो करता है, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रॉन है और इसमें मैं बोल देता हूं कि एक फिक्स टाइप का नेचर है इसका, पॉजिटिव नेचर। समझे? ऐसे ही निगेटिव नेचर, प्रोटॉन का पॉजिटिव नेचर, न्यूट्रॉन का उदासीन नेचर, न्यूट्रल नेचर। क्लियर? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि दुनिया में जो सबसे छोटी यूनिट है हमारे लेवल पे वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज होता है। ये सभी अमाउंट और ये बिहेवियर सब एक्सपेरिमेंटल बेसिस है, एक्सपेरिमेंट किया गया। एक ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन की कोई शक्ल है या प्रोटॉन की कोई शक्ल है, मैं देख के बता सकता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये ब्लैक कलर का है, और ये प्रोटॉन है, ये रेड कलर का है, ऐसे नहीं बता सकता हूं मैं। समझे? उसकी शेप, बॉडी होती है, नहीं, बहुत छोटे पार्टिकल है, क्वांटम पार्टिकल है, बहुत ही ज्यादा छोटे पार्टिकल है। तो उनके बिहेवियर के बेसिस पे उनमें डिफरेंशिएट किया जाता है कि इसका पर्टिकुलर ये अलग बिहेवियर है, इसका ये अलग बिहेवियर है, तो इसको मैं इस कैटेगरी में रखता हूं, इसको मैं इस कैटेगरी में रखता हूं, और उसमें नाम दे देता हूं। इसका इलेक्ट्रॉन नाम है, इस पे निगेटिव चार्ज है, इसका प्रोटॉन नाम है, इसका पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां अभी मैंने आपको बताया चार्जेस के बारे में, अभी आपको समझाया मैंने चार्जेस के बारे में। यदि कोई चार्ज, कोई भी चार्ज लेता हूं मैं,
ये मैंने चार्ज लिया, कोई भी पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, समझे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये यदि रुका हुआ है, इसकी वेलोसिटी 0 है और इसका एक्सेलरेशन भी 0 है, रुका हुआ है, रेस्ट पर है, क्लियर। तो मैं यहां बोलूंगा कि इसके सराउंडिंग में एक पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर आता है, इसके सराउंडिंग में ये एक इफेक्ट दर्शाता है, इसके सराउंडिंग में एक इफेक्ट जनरेट हो जाता है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई बात। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ही और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड सारी चीजें बड़े अच्छे से पढ़ते हैं। इसके बाद यदि आप इस चार्ज को पॉजिटिव चाहे नेगेटिव को चलाने लगते हो, नॉट इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी 0 नहीं है, नॉन 0 है, कुछ भी हो सकती है, मतलब चल रहा है, नॉट इन रेस्ट, मूविंग चार्ज है, बट नॉट एक्सेलरेटेड, नॉट एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है इसका 0। तो यदि चार्ज मोशन में होता है लेकिन एक्सेलरेटेड नहीं होता है, तो उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक फील्ड जनरेट होता है के साथ साथ एक और फील्ड, दो फील्ड जनरेट होते हैं, दूसरे फील्ड का नाम होता है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है इस केस में। आई बात समझ में, क्लियर। ऐसा कैसे बोला मैंने, एक्सपेरिमेंटल चीज है कि अगर मैं मोशन में चार्ज को लाता हूं तो वो उसके सराउंडिंग में एक अलग फिनोमिना देखने को मिलती है, उसके सराउंडिंग में एक अलग इफेक्ट देखने को मिलता है। अब यदि चार्ज को मैं नॉट 0, मतलब वेलोसिटी भी है उसमें और एक्सेलरेशन भी है उसमें, समझे ना, ये मूविंग है और साथ साथ में एक्सेलरेटेड है, मूविंग है और एक्सेलरेटेड है। क्लियर। तो इस स्टेट में आप ये पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग में होगा, मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग में होगा और साथ ही साथ में रेडिएशन भी जनरेट होंगी। इस फिनोमिना में आप ये देखेंगे यदि चार्ज को आप एक्सेलरेटेड और मूविंग दोनों करते हो, मतलब एक्सेलरेशन भी है उसके बाद और वेलोसिटी भी है, यहां वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहां वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, दोनों बोल सकते हो आप। तो आप ये पाओगे कि इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी और रेडिएशन भी आएगी, ये रेडिएशन जनरेट करता है, समझे। और ज्यादा अच्छे से ये चीज आपको पता चलेगी, और ज्यादा अच्छे से पता चलेगी ये लास्ट में, 12th में स्टार्टिंग की यूनिट जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, इस वाले फिनोमेना पे एग्जिस्ट करते हैं। स्टार्टिंग के 2 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर, इससे रिलेटेड है। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ईएमआई, इससे रिलेटेड है। उसके बाद लास्ट में मॉडर्न फिजिक्स जिसका नाम होता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स हैं, वो इससे रिलेटेड है, रेडिएशन उसमें इन्वॉल्व होता है। क्लियर। तो कुल मिला के एक चार्ज अपने मोशन की स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना शो करता है, उसके बेसिस पर ही पूरा 12th बनाया गया है, पूरा का पूरा 12th इसी के बेसिस पे बनाया गया है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स इस यूनिट का नाम होता है, अगर मैं कंप्लीटली बोलूं तो इसका होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, समझे, मतलब रुकी हुई स्टेट में भी और मोशन की स्टेट में भी चार्ज क्या क्या फिनोमिना दर्शाता है, ये मैक्सिमम 80% 12th का आपका सिलेबस होता है, 80% इसी चीज में लाई करता है। स्टार्टिंग के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर इसमें आते हैं, फिर एमईसी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और उसके बाद मैग्नेटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी, वो इस पे आता है। फिर इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स जो कि एक बड़ी यूनिट है अपने आप में, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, वो इसमें आता है। तो ये बातें और ज्यादा अच्छी डेप्थ में हम पढ़ेंगे, अभी तो मैंने जस्ट एक छोटा सा ओवरव्यू देने की कोशिश की है आपको। ये रेडिएशन क्या होता है,
एक्चुअल में रेडिएशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विच इज मूविंग इन साइनोसॉइडल वे। क्लियर? ये आपको रेडिएशन मैंने 11th में भी रेडिएशन वाले चैप्टर में बताया था। इसको रेडिएशन एनर्जी में लिख सकते हैं कि ये एनर्जी जनरेट करता है, रेडिएशन एनर्जी। तो ये तो मैंने आपको अभी बताया कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, 12th में हम क्या चीजें पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यानी ये जो यहां कॉलम मैंने बनाया था, इस कॉलम से रिलेटेड हम चीजें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम चार्ज को समझेंगे। चार्ज क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज के दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। मतलब दो नेचर होते हैं। अगर मैटर पे जाते हो आप, मैं कहता हूं व्हाट इज मैटर, क्या है मैटर, तो आप जैसे ये ले लेते हैं। इसको एक बच्चा इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है कि मैं इसको कहता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का एक समूह है। ये मार्कर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का एक समूह है, ये होता है मैटर। तो ये सबसे सटीक आंसर होगा। ये क्या है? ये हैंड क्या है? ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का एक समूह है जो कि एक फिक्स तरीके से एडजस्टेड है। हर एक चीज को लो आप, कोई भी कंपाउंड लो, कोई भी कंपाउंड लो, हर एक चीज में क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक फिक्स तरीके से एडजस्टेड है। क्लियर? जैसे कि आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन इतने हैं, इसमें प्रोटॉन इतने हैं। प्रोटॉन एटॉमिक नंबर जो होता है उसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये आयरन है, ये कॉपर है, ये निकल है। तो है तो उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही तो है, उसमें अलग अलग है। क्लियर? आउटर शेल में किसी में इतना है, किसी में इतना है, किसी में इतना है इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में, जिसकी वजह से वो अलग अलग बिहेवियर प्रदर्शित करता है। क्लियर? जिसकी वजह से वो अलग अलग दिखता है। तो मैटर अगर मुझसे कोई पूछता है और आपसे भी अगर कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का एक समूह है। तो यानी यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स की अगर मैं बात करता हूं, कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हर एक चीज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का समूह है। यानी यूनिवर्स में तीन बिहेवियर एग्जिस्ट करते हैं अगर चार्ज की बात किया जाए, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। यानी चार्ज में अगर मैं देखता हूं तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्लियर? एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। ये सब चीजें एक्सपेरिमेंटल हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ये कहानी बता चुका हूं कि 3 वैज्ञानिक थे, उन्होंने बहुत, ये चीजें मैं बता चुका हूं आपको। केमिस्ट्री में भी ये बड़े अच्छे से लिखा जाता है आपको। हम यहां हिस्ट्री में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे, हिस्ट्री की बातें ज्यादा नहीं करेंगे। हम पॉजिटिव नेचर की बात करेंगे, नेगेटिव नेचर की बात करेंगे। अब बताया मैंने आपको कि पॉजिटिव चार्ज कहां होता है यूनिवर्स में, इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। सॉरी, प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से एग्जिस्ट करता है। तो अब यदि मैं कहता हूं, ये मैंने बता दिया आपको, फर्स्ट, सेकंड। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मेथड ऑफ चार्जिंग। व्हाट इज द मीन ऑफ चार्ज्ड बॉडी? निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। इन बातों का क्या मतलब होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्लियर? तो पहले यही बताता हूं चार्ज्ड बॉडी क्या होता है। चार्ज्ड बॉडी, चार्ज्ड बॉडी, इसमें पहला पॉइंट आएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। मेरे पास ये एक बॉडी है, ये मान लेते हैं ये मेरे पास एक बॉडी है और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इस बात का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है इस बात से, ध्यान से सुनेंगे आप। ये पॉजिटिव कब हो सकता है? जब इसमें प्रोटॉन 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 हो, सिर्फ प्रोटॉन हो इसमें। मैंने आपको बताया यूनिवर्स में पॉजिटिव चार्ज का फंडामेंटल रीजन कौन है? प्रोटॉन। ये बोला ना मैं। तो एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि इसमें सिर्फ प्रोटॉन 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 हो इस बॉडी में। बिल्कुल ऐसा संभव है, लेकिन
अगर आप यहां प्रोटॉन 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 रखना चाहते हैं, वो किस तरीके से प्रैक्टिकली रख सकते हो? मेरे पास ये बॉडी है, इसमें से सारे प्रोटॉन निकाल लेता हूं, समझे ना, और उनको यहां रख देता हूं। ऐसा नहीं होता है कि इसके प्रोटॉन या इसके प्रोटॉन अलग होते हैं, इसके प्रोटॉन अलग है, इसके प्रोटॉन अलग है, ऐसा नहीं है। प्रोटॉन प्रोटॉन होता है, चाहे वो इसका प्रोटॉन हो चाहे इसका प्रोटॉन हो, किसी भी चीज का प्रोटॉन हो। इलेक्ट्रॉन चाहे इस वॉच का हो चाहे इसका हो, इलेक्ट्रॉन सेम होता है, आइडेंटिकल होता है। ऐसा नहीं कि इसका इलेक्ट्रॉन अलग होगा, इसका इलेक्ट्रॉन अलग होगा, समझे? ऐसा नहीं है कि वो दिखने में उनका शेप साइज अलग अलग होगा, नहीं। क्लियर? तो अगर मैं बोलता हूं कि ये प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन कैसे बनाया होगा आपने? ये लंप प्रोटॉन की एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब या तो एक प्रोटॉन या बहुत सारे प्रोटॉन। क्लियर? तो कैसे कर सकते हो आप ये पॉजिटिव चार्ज कैसे बना सकते हो कि इसमें से प्रोटॉन निकाला, वो सबको यहां एक्यूमुलेट करके रख दिया। अब थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, प्रोटॉन निकालने का मतलब समझते हो आप? एटम के अंदर जाके प्रोटॉन निकाल, एटम के अंदर होते हैं, समझे ना? कहां? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। केमिस्ट्री में बताई गई होगी आपको ये बात। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन को बांधे रखने के लिए एक बहुत स्ट्रांग फोर्स लगता है, न्यूक्लियस फोर्स, जो कि बहुत स्ट्रांग होता है। तो न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकाल पाना बहुत टिपिकल बात है, बहुत ही ज्यादा टिपिकल। क्लियर? वो कहां होता है? वो होता है न्यूक्लियस रिएक्शन में, न्यूक्लियर बॉम्ब में, हाइड्रोजन बॉम्ब में, वहां वो क्रिया की जाती है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे। क्लियर? तो अगर आपको बोला जाए कि इस चीज को, इसको पॉजिटिव बनाओ, इसको पॉजिटिव बनाना है आपको, तो आप इतना ज्यादा 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लाओगे किसी और बॉडी से प्रोटॉन निकालने के लिए? क्योंकि अगर आप किसी और बॉडी से प्रोटॉन निकाल के यहां एक्यूमुलेट करना चाह रहे हो, तो आपको उसके न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकालना पड़ेगा, जो कि इजी बात नहीं है, जो कि इंपॉसिबल बात है। क्लियर? जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल बात है। तो दूसरा तरीका क्या हुआ? दूसरा तरीका यह हुआ कि कोई बॉडी है मेरे पास, ये बॉडी है मेरे पास न्यूट्रल। क्लियर? तो ये बॉडी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो मैं क्या करता हूं, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता हूं, इसमें से क्या कर देता हूं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता हूं। और इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, क्योंकि न्यूक्लियस से बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकालना इजी बात है। अब जैसे ही इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस पे पहले चार्ज क्या था? 0। इलेक्ट्रॉन जैसे निकलेगा तो आपने निगेटिव चार्ज निकाला इसमें से, अब क्या आएगा इस पे? पॉजिटिव चार्ज। समझ में आई बात? एक बॉडी में से आप निगेटिव चार्ज निकाल रहे हो, पहले वो न्यूट्रल था, आपने निगेटिव चार्ज निकाला, तो अब उस पर क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पहले वो न्यूट्रल था। नेगेटिव चार्ज अगर निकालोगे तो उस पर क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज। कैसे? आप अपनी इस प्रोसेस को उल्टा करो, आप वो नेगेटिव फिर इसको दोगे, इस पे पहले पॉजिटिव है, आपने इसको नेगेटिव दिया, अब ये क्या बन जाना चाहिए? न्यूट्रल। देखो बन जाएगा। अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन निकाला मैंने, इस पे पॉजिटिव बचा, वो इलेक्ट्रॉन फिर से मैं इसको दे देता हूं, तो अब ये क्या बन जाना चाहिए? न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रॉन दूंगा तो न्यूट्रल आ जाएगा। इसका मतलब जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हो तो बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज बचेगा। इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ही आप कमी करोगे, यहां हम जानते हैं कि ये न्यूट्रल कैसे है, ये बॉडी न्यूट्रल कैसे है कि इसके पास पॉजिटिव भी है, निगेटिव है, पॉजिटिव भी है, निगेटिव है, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। आपने क्या किया? एक निगेटिव को निकाल दिया, क्योंकि निगेटिव कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो अब ये कैंसिल आउट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये क्या बचेगा? सिर्फ प्लस। तो इसका मतलब आपको क्या दिखाई देगा? बॉडी पे नेट चार्ज आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। और कितना पॉजिटिव? जितना आपने निगेटिव निकाला। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाहर निकाला आपने, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? निगेटिव। तो एक इलेक्ट्रॉन के निगेटिव चार्ज के इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज बॉडी पे आ जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर? अब चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक्सपेरिमेंटल चीज है। ऐसे ही चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन क्या होता है? 1.6। माइनस में होता है, इलेक्ट्रॉन वाला होता है माइनस में, प्रोटॉन वाला होता है प्लस में, 10⁻⁻19 कूलम। ये बात याद रखोगे। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट पॉजिटिव में चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज्ड बनाते हो।
तो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी का मतलब होता है किसी उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी की इलेक्ट्रॉन की। पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी का मतलब ये होता है। सेकंड पॉइंट, निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी इसका मतलब क्या होता है, देखो ये निगेटिव चार्ज बॉडी कब होगी, जब बाहर से इलेक्ट्रॉन, आप किसी और बॉडी की इलेक्ट्रॉन निकालना आसान बात है, उसकी इलेक्ट्रॉन निकाल के इस बॉडी को देते हो आप, यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे क्या आएगा, निगेटिव, क्योंकि आपने निगेटिव चार्ज इसको दिया है तो इस पे आएगा निगेटिव। क्लियर? तो हम इसको कहेंगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसको क्या कहेंगे हम, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की आधिक्यता। क्लियर? इसमें एक्सेस में है और इसमें कमी है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉनों की कमी पॉजिटिव चार्ज को प्रदर्शित करती है और इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस नेगेटिव चार्ज को प्रदर्शित करती है। तो यहां मुझे यह पता चला कि यूनिवर्स में जब कभी भी मैं बोलूंगा, नॉट यूनिवर्स, 12th में जब कभी भी मैं बोलूंगा 12th में कि ये बॉडी चार्ज्ड बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, तो उसका आप मतलब ये निकालेंगे कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। समझ में आई बात? और यदि मैं ये कहता हूं कि ये निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है तो उसका मतलब आप ये निकालेंगे कि इसको इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन यदि इसको दिए गए हैं तो ये निगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाले गए हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज है। प्रोटॉन का ट्रांसफर इसी बात नहीं है, प्रोटॉन का ट्रांसफर आप नहीं समझेंगे। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब आप ये नहीं समझेंगे कि इसको प्रोटॉन दिया गया है। क्लियर? समझे? एक ये बात आप याद रखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम, कूलाम में मेजर करते हैं, माइनस प्लस। क्लियर? यहां कुछ बातें आप चार्ज के बारे में याद रखेंगे। जैसे फर्स्ट जो मैंने बताया, देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज, वन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और ये यूनिवर्स में किस प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज कहाँ फंडामेंटली एग्जिस्ट करता है, प्रोटॉन पर। नेगेटिव चार्ज कहाँ फंडामेंटली एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन पर। क्लियर? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻⁹ नेगेटिव में होता है, एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस 1.6 × 10⁻⁻⁹ होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, वी कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय द चार्ज। हम कभी भी चार्ज को डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको 11th में बताया गया था कि मास ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही क्रिएट किया जा सकता है। क्लियर? मास, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, मास ही तो है, सबसे छोटी यूनिट है मास की। कोई भी बल्क में अगर मेरे पास मास है तो इसका सबसे छोटी यूनिट इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उनमें भी मास है। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये चार्जेस जो ये है ये मास ही तो है, तो मास वाला लॉ इस पे लगेगा। मास अगर क्रिएट नहीं किया जा सकता है तो चार्ज भी क्रिएट नहीं किया जा सकता है, वैसे ही डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही अब एक और लॉ जो यहां हम पढ़ते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ऐसे भी लोग इसको याद रखते हैं। देखो ये क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। किसी भी बॉडी पर यदि कोई चार्ज है, वो चार्ज हमेशा कैसे आया होगा, ये जैसे जो मैंने अभी बात बोली उससे रिलेटेड है। ये आप जानते हैं कि क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो मैंने अभी बताया आपको कि किसी भी बॉडी पर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैसे आया होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले गए होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं। अगर किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है तो कैसे आया होगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, दूसरा इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, 3 इलेक्ट्रॉन दे देता हूं। मान लेते हैं ये एक बॉल है मेरे पास, मेरे को ये पॉजिटिवली चार्ज करना है तो मैं इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। पॉजिटिव करने का तरीका यही होता है, पॉजिटिव चार्ज बनाने का यही एकमात्र प्रैक्टिकल तरीका है। तो हम क्या करेंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कितना 1.6 × 10⁻⁹। क्लियर? इसको अब मैं ऐसे दर्शाऊंगा, किसको 1.6 × 10⁻⁹ को मैं ऐसे दर्शाऊंगा।
ई नेगेटिव, ऐसे मैं इसको दर्शाऊंगा। क्लियर? तो अगर मैं ई बाहर निकालता हूं तो यहां नेगेटिव प्लस में चार्ज आएगा। कितना चार्ज आएगा? इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है, यानी इतना चार्ज यहां आ जाएगा पॉजिटिव में। अगर मैं एक और निकालता हूं इलेक्ट्रॉन तो यहां क्या आएगा? एक और आ जाएगा। एक और निकालता हूं तो यहां और चार्ज आ जाएगा। अब जितनी बार भी इलेक्ट्रॉन निकालोगे, मान लेते हैं आपने इसमें से n इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो इस पे चार्ज कितना आएगा? n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये जो बात है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वो इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। ये इसका उल्टा है। ये जो मैंने प्रैक्टिकल करके आपको समझाया, ये बात इसका उल्टी चीजें एक्सप्लेन करती है। इस एक्सपेरिमेंट का उल्टे नजरिए से ये प्रदर्शित करता है। कैसे? ये बोलता है कि एक बॉल है, उस पर कुछ चार्ज है, कोई चार्ज है उस पर Q, उसका अमाउंट Q है। इस बॉल पे चार्ज है प्लस Q। तो ये प्लस Q हमेशा ऐसे लिखा जा सकता है, कोई एक नंबर n और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये क्वांटाइजेशन लॉ ऑफ चार्ज ये बोलता है कि यदि किसी बॉल पर कोई चार्ज है, ये प्लस Q चार्ज है इसके ऊपर, तो ये चार्ज हमेशा ऐसे लिखा जा सकता है, Q बराबर n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। n क्या आएगा? n हमेशा आएगा 1 2 3 4 5, एक इंटीजर आएगा हमेशा। इट मीन्स द चार्ज ऑफ any body will always be quantized। क्लियर? हर एक बॉडी पर चार्ज, टोटल चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का परफेक्ट मल्टीप्लायर होता है। अगर मैं किसी बॉडी के टोटल चार्ज को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करता हूं तो हमेशा एक इंटीजर आएगा। समझ में आई बात क्या बोला मैंने? किसी भी बॉडी पर total charge will always be perfect multiplier of the charge of one electron। यहां प्लस के लिए बोला मैंने। ऐसी अगर मैं निगेटिव कहता हूं कि किसी बॉडी पर निगेटिव चार्ज है तो उसमें क्या बोलूंगा कि उसको कुछ इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं और वो इलेक्ट्रॉन यदि n है तो वो किसके बराबर आएंगे? दिए गए चार्ज के। चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, ये बात हमेशा सत्य है। तो क्या लिखोगे आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में? ये लिखोगे। इसको हटा देते हैं। द चार्ज ऑन एवरी, द चार्ज ऑन द टोटल चार्ज, द टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी will always be perfect multiplier of 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। इस अमाउंट का परफेक्ट मल्टीप्लायर होगा हमेशा। मतलब इसमें 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज किसी भी बॉडी का आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि 3/2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज किसी बॉडी पर है। ऐसा कभी नहीं होगा। इसका मतलब कब होगा? जब हमने किसी बॉडी से 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाला, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाला। ये बात ही अनप्रैक्टिकल है, ये इम्प्रैक्टिकल बात है। 1.5 इलेक्ट्रॉन निकालने का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन एक यूनिट है, आएगा तो पूरा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आई बात समझ में? तो ये होता है द टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी विल ऑलवेज बी परफेक्ट मल्टीप्लायर ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? याद रखेंगे आप ये बात।